रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 7 जिसका नाम है डाकिया की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ प्रश्न जो हैं उनके उत्तर पढ़े थे। तो आइए अब सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंवर सिंह की जुबानी क्या और प्रश्न और उत्तर उन दोनों के बीच हुए। तो हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे थे। अब वह दूसरे प्रश्न और पूछ रहे हैं। वह क्या पूछ रहे हैं? जो व्यक्ति है वह क्या प्रश्न पूछता है? आप क्या शुरू में इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? वह पूछता है, क्या आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो कंवर सिंह जो हैं वह उत्तर देते हैं। तो वह बताते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौर स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थीं। वह बताते हैं कि उन्होंने शुरू में कहाँ डाकघर की जो काम किया था वह कहाँ किया था। शुरू में उन्होंने लाहौर स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। फिर उसके बाद वो जो किब्बर गांव जो है वह हिमालय का सबसे ऊंचा गांव है। उसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थीं। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। वे बताते हैं अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं यहां पर ना बस जाती है और वहां पर टेलीफोन भी नहीं है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो वे बोलते हैं कि ऐसी जगह पे जो ग्रामीण डाक सेवक होता है उसका बहुत मान किया जाता है। मान यानी कि सम्मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। वह जो व्यक्ति है वह पूछता है कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। वह बोलते हैं कि हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। वह जब वहाँ नौकरी करते थे तो उनकी ड्यूटी कितने बजे शुरू हो जाती थी? 6 बजे शुरू हो जाती थी। 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो वह बताते हैं कि वह क्या करते थे, सुबह 6 बजे शिमला जाने वाली बस में अपना डाक का बोरा रखते थे और रात को 8 बजे शिमला आने वाली बस से डाक का बोरा उतारते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। वह बोलते पैकर को यह सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। वह बताते हैं कि किन्नौर और लाहौर स्पीति जो है वह हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है। वे बताते हैं कि अप्रैल महीने में भी वहाँ पर इन दिनों बर्फ़बारी हो जाती है। जो ये ज़िले हैं इनमें अप्रैल में भी बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। तो वे बोलते हैं कि बर्फ़ जब होती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, अपने पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट
हो जाते हैं। वे बताते हैं वरना क्या हो जाता है, स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है। वह बताते हैं कि अगर उससे बचाना पड़ता है, अगर नहीं बचाने हैं तो स्नो वाइट हो जाते हैं पैर और उससे पैर नीले पड़ जाते हैं, उसमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। तो वे बताते हैं इससे उंगलियां झड़ सकती है, इसीलिए ठंड से बचाना पड़ता है। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। वह बताते हैं कि जब मैं इन ज़िलों के जब डाक ले जाता था तो एक घर से दूसरे घर डाक पहुंचाने के लिए मुझे कम से कम 26 किलोमीटर रोज़ाना, लगभग बताते हैं कि 26 किलोमीटर रोज़ाना उन्हें चलना पड़ता था। हिमालय में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। वे बताते हैं कि एक गांव से हिमालय जो है वहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव तक की जो दूरी होती है वो लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमालय के गांव छोटे छोटे हैं। वह बताते हैं हिमालय के जो गांव हैं वह छोटे छोटे हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। वे बताते हैं कितने घर होते थे हिमालय में कि 6-7 या ज़्यादा से ज़्यादा बस 8 या 10। इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है, तो इसीलिए चलना भी काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। तो वे बताते हैं कि चलिए खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमें तो चलना ही है, क्योंकि ग्रामीण जो डाकिये हैं उनकी ज़िंदगी में चलना ही चलना है, वह उनकी आदत में आ गया है। फिर वह व्यक्ति उनसे फिर पूछता है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? वह बोलता है कि पहले आप डाक सेवक थे आपने बताया, फिर आप पैकर बने, अब इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो वह बोलते हैं पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। तो वह बोलते हैं ये पैकर के बाद भी डाकिया बन सकते हैं, बस आपको एक इम्तिहान देना होता है। इम्तिहान यानी एग्ज़ाम देना होता है, पेपर देना होता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। तो वे बोलते हैं अभी तो हमारा जो काम के हिसाब से जो हमारी वेतन है, जो तनख्वाह है, वह कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। तो वह बोलते हैं कि जो सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं जो बाबू होते हैं, उनका वेतन जो है वह कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। तो वह बोलते हैं कि पैकर का जो वेतन है वह भी कितना हो जाता है, बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो वे बोलते हैं अब तो डाकिये की नौकरी में भी लगना बहुत मुश्किल हो गया है। इनमें से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। तो वे बताते हैं हम में से जितने भी डाकिये जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नई डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो वो बोलते हैं जो निकल गए हैं उनकी जगह भी नहीं रखा जा रहा है, नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे हमारे जो काम है, जो डाकियों के जो काम हैं, उस पे दिन बोझ बढ़ता जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो वे बोलते हैं कि न जाने आने वाला जो समय होगा वो कैसा होगा। फिर वह व्यक्ति पूछता है काम के दौरान कभी कोई ख़ास बात हुई हो। तो वह बोलता है कि काम के दौरान अगर कभी कोई ख़ास बात हुई हो तो वह बताइए। तो वह बोलते हैं एक घटना आपको सुनाता हूँ। तो वह बताते हैं कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वह बताते हैं कि मेरा तबादला मतलब बदली, ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं, वो कहाँ हो गया था, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ रात में उन्हें रेस्ट हाउस जो था और पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है।
29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। वे बोलते हैं कि 19 जनवरी की रात लगभग 10:30 बजे की बात है कि बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाया यानी बजाया। मैंने पूछा कौन? जवाब आया। उन्होंने जब पूछा कि कौन, तो जवाब क्या आया? दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो अचानक जो थे 5-6 लोग अंदर घुसे और उसको पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूछा कि आप मुझे क्यों पीट रहे हो? तो उन व्यक्तियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी और जो ऑफिस था उसकी लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। तो वह बोलता है कि मैं कुछ बोल पाता, इससे पहले सभी ने क्या किया, वहाँ मुझे एक बड़ी भारी चीज़ से उन्होंने मुझे मारा, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। वह बोलता है कि मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तो वह बोलता है कि उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। तो जब उसे अगले दिन होश आता है, वह बोलता है कि जब अगले दिन मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था, भर्ती था। वहाँ पर सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। तो वह बोलते हैं कि उन दिनों क्या था, मेरा जो 17 साल का बेटा था वो मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग को नज़दीक ही रहते थे। जब उससे बच्चे से ही उसे पता चला कि जब वह चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के जो दूसरे लोग नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। तो उन्होंने बताया कि वह सब अंदर आए, दरवाजे और शीशे तोड़कर अंदर आए और उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। वह बताता है कि मेरे सिर पे कई टाँके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। तो वह बोलते हैं कि सिर पे मेरे कई टाँके लगे थे और उसकी वजह से आज भी मुझे एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। तो वह बोलता है कि मैंने सरकार की चीज़ें बचाई थी वहाँ पर, इसीलिए मुझे सरकार ने वहाँ पर मेरी जान की वजह से, जान पर खेलकर मैंने डाक की चीज़ें बचाई, इसीलिए उन्होंने मुझे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया था। यह इनाम 2004 में मिला था। वह बोलता है कि यह इनाम मुझे कब मिला था? 2004 में। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वह बोलते हैं कि उन्होंने क्या दिया, उन्हें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया उन्हें। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व करता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो वह बोलते हैं कि अब मुझे बहुत खुशी होती है, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। आज भी मुझे यह गर्व होता है कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये किसने लिखी है? यह लिखी है प्रतिमा शर्मा ने। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।